हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख वन संपदा के बारे में, अर्थात वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीवों के संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं, इस टॉपिक में हम आज क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित सारे पॉइंटों को क्लियर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख वन संपदा। वन संपदा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम कुछ वृक्षों के बारे में बात करेंगे राजस्थान के। पहला वृक्ष आता हमारा खिजड़ी वृक्ष। बात करें इसकी तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। बात करें तो ये राजस्थान में कौन से एरिया में पाया जाता है? ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसके उपनाम की बात करें तो राजस्थान का गौरव भी कहते हैं इसको। इसको शमी वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है इस वृक्ष को। साथ ही साथ देखे थे इसको स्थानीय भाषा में जांटी वृक्ष भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? जांटी वृक्ष भी कहते हैं। 1983 की बात करें तो इसको राज्य वृक्ष की उपमा दी गई थी। किसकी? राज्य वृक्ष की उपमा कब दी गई थी? 1983 में। हम आपको इसको जूम करके दिखा देते हैं ये वृक्ष कैसा दिखता है। खिजड़ी का वृक्ष ऐसा दिखता है। इस पे एक मोर भी बैठा है। मोर को आप देख सकते हैं। तो कभी भी ये न माने कि खिजड़ी पे मोर नहीं होता, तो खिजड़ी पे मोर भी होता है। तो हमने ये देख लिया, खिजड़ी वृक्ष के बारे में देख लिया। आगे हम बात करेंगे अगले वृक्ष की, जो हमारा कौन सा? रोहिड़ा। रोहिड़ा की बात करें तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है इसका? टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान में क्या की बात करें तो पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। जो रोहिड़ा वृक्ष है ये हमारे क्या पश्चिम राजस्थान में पाया जाता है। इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मरुस्थल का सागवान कहते हैं। और 1983 में इसको राज्य पुष्प की उपमा दी गई थी। किसको? रोहिड़ा की पुष्प। तो हम आपको रोहिड़ा वृक्ष दिखा देते हैं। ये हमारा रोहिड़ा वृक्ष है, ठीक है। और इसके ऊपर जो लाल लाल फूल है तो ये हमारे रोहिड़ा के फूल है, जो आप देख सकते हैं। इसकी सुंदरता की वजह से इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था 1983 में। तो आप इसे देख सकते हैं। तो आगे बात करें हम तीसरे वृक्ष की। तीसरा वृक्ष है हमारा कौन सा? महुआ। महुआ की बात करें तो महुआ वैसे एक जगह के नाम भी है, बहुत सारी जगह। और पादप की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। मधुका का मतलब होता है मधु, अर्थात होता है शराब। मधु का अर्थ क्या होता है? मधु का मतलब होता है शराब। तो मधुका लोंगोफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। बात करें सब ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो हमारे सब ज़्यादा ये डूंगरपुर में पाया जाता है। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष से आदिवासियों को बहुत सारे लाभ होते हैं। जो महुआ के फूल होते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है? शराब बनाने में किया जाता है। तो आप ये नीचे चित्र देख रहे हैं, इस ये हमारे महुआ के फूल है, जिनको गलाकर सड़ा कर क्या हमारी शराब बनाई जाती है। कहाँ? दक्षिणी राजस्थान। आगे हम बात करेंगे अगले पादप की। अगला पादप हमारा है ढाक, पलाश या खाकरा। कौन सा? ढाक, पलाश या खाकरा हमारा अगला पादप है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका नाम है। राजस्थान में ये राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, क्योंकि दूर से देखने पर यह क्या है, ऐसा लगता है जैसे किसी पौधे में आग लग गई हो। तो आप इसे देख सकते हैं। इस पादप की खासियत यही है, दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे जंगल में इस पौधे में आग लग गई है। और इसका जो जंगल है तो वह दूर से ऐसे देख लगता है जैसे कोई जंगल जल रहा हो। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जंगल की ज्वाला कहते हैं। अगला पादप हमारा अम्बरतरी, जिसे डिक्ल पटेरा आबुएंसिस भी कहते हैं। पादप का नाम है डिक्ल पटेरा आबुएंसिस या फिर अम्बरतरी। और ये एक औषधीय पादप है जो दुनिया में केवल और केवल हमारे माउंट आबू में मिलता है। सिरोही में जो माउंट आबू पर्वत है उस पर्वत पे ये हमारे पादप मिलता है। पादप का नाम है डिक्ल पटेरा आबुएंसिस। अगला पादप हमारा है खैर। अगला पादप कौन सा? खैर है। खैर की बात करते हैं, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ जिले में। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कथोड़ी जनजाति है, उनके द्वारा इस वृक्ष की छाल से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो वैसे मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की? महाराष्ट्र की जनजाति है, लेकिन ये हमारे उदयपुर के अंदर आकर निवास करने लगी है, ठीक है। तो हमारी जनजाति ये क्या करती है, जो खैर का वृक्ष है इसकी छाल से कत्था बनाती है। अब ये हमारे खैर के वृक्ष के उत्पाद है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं
इसके जो बीज देख रहे हैं, फल देख रहे हैं, पत्तियां देख रहे हैं, फली देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, तो आप सभी चीजें इनकी देख रहे हैं खेर के पादप। अगला पादप आता है हमारा शहतूत। शहतूत तो आपने कभी न कभी जीवन में खाया ही होगा। शहतूत मीठा भी होता है और जो पुंज फल होता है, इसका पुंज फल मतलब इसमें बहुत सारे फल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है शहतूत का पादप? हमारे उदयपुर में पाया जाता है। शहतूत की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर रेशम कीट का पालन किया जाता है। तब बात करें तो शहतूत के वृक्ष पर रेशम कीट पालन किया जाता है। यदि आपने नाम सुना होगा टसर कार्यक्रम, कौन सा? टसर। टसर कार्यक्रम की बात करें तो टसर कार्यक्रम की बात करें तो ये क्या है? ये एक रेशम कीट का कार्यक्रम है, भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? रेशम कीट का पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेशम कीट का पालन कर रहे हैं। और रेशम कीट पालन को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? ये हमारे उदयपुर में किया जाता है। टसर क्या होती है? टसर रेशम का एक प्रकार है। टसर क्या है? एक रेशम का प्रकार है, रेशम कीट का। अगला बात करें तेंदू की। तेंदू की बात करें, तेंदू वृक्ष की बात करते हैं। तेंदू वृक्ष हमारे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ? हमारे हाड़ौती, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तेंदू के पादप है, इसकी पत्तियों को क्या कहा जाता है? टिमरू कहा जाता है। तेंदू की पत्ती को टिमरू कहा जाता है। और बात करें 1974 की, तो टिमरू के पेड़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि आप उसे अपने घर के अंदर उगा नहीं सकते। यदि कहीं भी ये टिमरू की पेड़ है या तेंदू का पेड़ है, यदि कहीं भी उगा हुआ रहेगा तो भारत सरकार की संपत्ति माना जाएगा। क्या है? भारत सरकार की संपत्ति माना जाएगा। अब इसकी जो पत्तियां होती है उससे क्या किया जाता है? इसकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा जो बीड़ियाँ होती है, तो बीड़ियाँ क्या है? एक पत्ते के अंदर लिपटी हुई रहती है। तो पत्ता कौन सा होता है? टिमरू का पत्ता। टिमरू मतलब तेंदू का पत्ता। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो हमारे बीड़ी उद्योग है, सबसे ज़्यादा कहाँ फला फूला है? ये हमारे टोंक के अंदर फला फूला है। अगला पादप आता है हमारे जामुन। जामुन की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा माउंट आबू, सिरोही और अजमेर, कौन कौन से? माउंट आबू, सिरोही, अजमेर में जामुन के पेड़ पाए जाते हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? हमारे मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। अर्थात किनको यदि डायबिटीज़ मेलिटस है, ये वाली बीमारी है, मधुमेह नामक रोग है, तो वो रोगी क्या करते हैं? हमारे जामुन के फल का उपयोग करते हैं डायबिटीज़ के उपचार। आगे आता हमारा सागवान। सागवान की बात करें, सागवान वृक्ष की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये हमारे बांसवाड़ा में पाया जाता है। खास बात है इसकी, इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? फर्नीचर बनाने में इस लकड़ी का उपयोग करते हैं। और इसे इमारती लकड़ी भी कहते हैं। तो हमारे ये हमने वृक्ष तो काफ़ी सारे देख लिए। अब बात करेंगे घासों की। अब किसकी बात करेंगे? हम घास के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख घासों के बारे में बात करें, पहली घास आती है हमारी कौन सी? सेवण घास या लीलन घास। कौन सी घास? सेवण घास या लीलन घास आती है, जिसका वैज्ञानिक नाम हमारे ल्यूसिरस सिंडिकस। और सबसे ज़्यादा बात करें तो हमारे सेवण घास या लीलन घास, ये हमारे कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। तो हम बात करें जैसलमेर में कहाँ पाई जाती है? एक स्थान जैसलमेर है मोहनगढ़, दूसरा स्थान हमारा कौन सा? पोखरण। हमारा एक तो मोहनगढ़ है और एक हमारा पोखरण है। इन दोनों के बीच में क्या है? 60 किलोमीटर की पट्टी पाई जाती है, जिसमें क्या है कि जो भूगर्भिक अवशेष है हमारी सरस्वती नदी के, कि ये ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे 60 किलोमीटर की दूरी तक भूगर्भ में हमारे सरस्वती नदी बहती है। तो इस कारण यहाँ पे पानी की कमी नहीं है। और यहाँ पे जो पानी की कमी नहीं है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? चांदन नलकूप कहते हैं। यदि यहाँ पे नलकूप लगाए जाते हैं तो यहाँ पानी अच्छा निकलता है। अब उसी क्षेत्र के अंदर हमारी क्या लीलन या सेवण घास उगती है। क्या हमारी लीलन या सेवण घास उगती है? और बात करें इस लीलन और सेवण घास की, तो यहाँ पे क्या हमारे जो गोडाउन पक्षी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडाउन पक्षी की शरण स्थली कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये लीलन या सेवण घास की। तो ये क्या एक वर्षीय पादप है, जिसका उपयोग क्या पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। पशु क्या करते हैं? चारे के रूप में इस घास का उपयोग करते हैं। अगली घास आता है हमारी कौन सी? धामण घास। धामण घास की बात करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है सेंक्रस सेटिगेरस। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? सेंक्रस सेटिगेरस इसका वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है ये घास? जैसलमेर में। और बात करें दुधारू पशुओं की, तो यदि ये दुधारू पशु इस घास को खाते हैं तो दूध की मात्रा ज़्यादा देते हैं। अगली घास आती है हमारी बांस। पहले आपने बांस का नाम घास के रूप में नहीं सुना होगा, लेकिन वर्तमान में घास को बांस
को घास माना जाता है, पहले ये पेड़ माना जाता था। वैज्ञानिक नाम इसका बम्बूसा वल्गेरिस है। हमारे बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बम्बूसा वल्गेरिस। राजस्थान की बात करें तो ये सब ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? जब नाम ही बांसवाड़ा है तो बांस के वृक्ष तो उसमें जरूर पाए जाएंगे। बात करें इस घास की तो ये सबसे लंबी घास होती है। आदिवासी क्या कहते हैं? इसे हरसोना कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी है इनकी बहुत सारी ज़रूरतें की चीज़ें, जैसे हमारी टोकरी है, चटाइयाँ हैं, दरियाँ हैं और कुछ फूलदान है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कुर्सियाँ हैं, तो वो बांस के द्वारा बनाते हैं। इससे क्या उनको बहुत सारा रोजगार मिलता है। तो जो हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो उसमें बांस के पादप का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं, आदिवासियों का हरा सोना। तो 2017 से पहले की बात करें तो बांस के को क्या है? वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता था, इसे वृक्ष माना जाता था। लेकिन 2017 के बाद में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन किया गया और संशोधन करके इसको घास की श्रेणी से बाहर किया गया और अब किसे क्या माना जाता है? वो घास की श्रेणी में रखा गया। पहले इसको वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता था, तो अब इसको क्या है? घास की श्रेणी में, इसलिए आसानी से इसको काटा जा सकता है, उगाया जा सकता है, इसकी खेती भी की जा सकती है। अगली घास आती है हमारी कौन सी? खसघास। कौन सी घास आती है हमारी? खसघास। तो खसघास की बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर, इन जिलों के अंदर पाई जाती है। खसघास की बात करते हैं हमारे भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर में पाई जाती है। और ये घास क्या है? एक सुगंधित घास है। ये घास कैसी है? एक सुगंधित घास है, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? शरबत बनाने में, इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब खसघास की बात करें तो खसखस की बात आती है हमारी कौन सी? बुरघास। बुरघास की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर के अंदर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बीकानेर में पाई जाती है। और ये क्या? एक सुगंधित घास है। फिर बात करें आगे मोचिया की। ये ध्यान रखना आप, माचिया सफारी जो हमारे जोधपुर है, तो जोधपुर में इससे इसको कन्फ्यूजन न करें। ये मोचिया है, मोचिया घास। तो मोचिया घास सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? चूरू के अंदर। तो चूरू में भी क्या? तालछापर अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है। तो मोची घास कहाँ पाई जाती है? चूरू के अंदर, तालछापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो ये तो हमने राजस्थान के कुछ वृक्ष और कुछ घासों के बारे में बात की जो राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करें वृक्षारोपण कार्यक्रम की। हमारे राजस्थान के अंदर पहला वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित था। 1978 से इसकी शुरुआत की गई थी कि हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो इसमें हमें पेड़ पौधे उगाने और मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकना है। तो राजस्थान के पश्चिमी 10 जिले हैं जहाँ मरुस्थल का क्षेत्र है, उनके अंदर इनको लागू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा 75%, राज्य सरकार के द्वारा 25% का योगदान इसमें किया जाता है। अगली योजना आती है हमारी राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। कौन सी? राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना। इसका मतलब राज्य सरकार के द्वारा हमारे राज्य के अंदर जो वृक्षारोपण या वृक्षों की संख्या बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, 1996 से 2016 तक 20 सालों का ये कार्यक्रम था, जो वर्तमान में कार्यक्रम को तो पूर्ण हो गया है और दूसरे कार्यक्रम इसमें शुरू किए जा रहे हैं। अगली योजना हमारी अरावली वृक्षारोपण योजना, तो 1992 से शुरू हुई थी। कौन सी योजना? अरावली वृक्षारोपण योजना। ये 1992 से शुरू हुई थी। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। अर्थात इसमें क्या कर रहे हैं हम? अरावली क्षेत्र में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना। परियोजना का नाम है हमारी राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना। अब ये परियोजना है, ये हमारे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी अर्थात जीका के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से? जीका के सहयोग से चलाई जा रही है। बात करें इसकी तो ये 2 चरणों में, अर्थात पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में तो 18 जिले, 2003 से 2010 तक चला था पहला चरण, जिसमें 18 जिलों को शामिल किया गया था। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में हमारे कितने? 15 जिले हैं। कितने? 15 जिले हैं। और ये 15 जिले क्या है? 2011 से 2019 तक शामिल किए गए, जिसमें 10 तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिले और 5 हमारे गैर मरुस्थलीय जिले, जो कौन कौन से? जयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, इन 5 जिलों को शामिल किया गया। तो ये हमारे तब की स्थिति है जब हमारे राजस्थान में कितने? 33 जिले हुआ करते थे। आगे आता हमारा हरित राजस्थान कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? हरित राजस्थान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की बात करते हैं, ये 2009 से 2014 तक चला था। कब तक? 2009 से 2014 तक चला था। ये वृक्षारोपण की पंचवर्षीय योजना है। ये क्या है? वृक्षारोपण की पंचवर्षीय योजना है। आगे आती है हमारी वंदन योजना। वंदन योजना की बात करें तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 12 अगस्त 2015 से इसको शुरू किया गया था।
अब इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारे वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोग हैं इनका विकास करना, उनकी वनों पर जो निर्भरता है उसको कम करने का प्रयास करना और रोजगार उपलब्ध कराना इसकी सबसे प्राथमिकता है। इसकी वन धन योजना की। और वन धन योजना का उपयोग क्या होता है कि जैसे हमारे ये कोई सुरक्षित क्षेत्र है, इसके पास पास यदि कोई जनजातियां रहती, जैसे यहाँ कोई जनजाति यहाँ कोई जनजाति रहती, तो पहले क्या होता था कि इनका ये क्या है, जंगल से किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते थे। तो अब क्या है, इसमें ये शुरू किया गया कि ये जंगल से जो इनके ज़रूरत की चीज़ें, जैसे हमारे गोंद होता है, रेशे होते हैं, छाल होती है, पत्तियाँ होती है, इनका उपयोग करके अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं या रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इससे रस्सियाँ बना सकते हैं, इससे टोकरियाँ बना सकते हैं, तो ये वाले कार्य कर सकते हैं। किस योजना में? बंधन योजना में। तो आगे हम बात करें इसके, अगली योजना हमारी घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी होगी। तो इसके अंतर्गत वन विभाग की ओर से जो औषधीय गुण वाले पादप है, जैसे हमारे तुलसी है, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा, ये जो पादप है हर परिवार को 8 पौधे दिए जाएंगे। अर्थात ये 4 पादप है तो 4 गुना 2 अर्थात 2-2 पादप दिए जाएंगे। तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के हर परिवार को निःशुल्क दिए जाएंगे। इसमें 2022-23 तक 5 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य रखा गया था। 2022-23 तक के कितने पौधे? 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 3 करोड़ पौधे तो आमजन की मांग के अनुसार दिए जाएंगे, अर्थात आमजन मांगेंगे तो देंगे। 10,000 ग्राम पंचायतों को 1-1 करोड़ पौधे बांटे जाएंगे। साथ ही साथ 200 नगरीय निकाय हमारे, उनको 1 करोड़ पौधे दिए जाएंगे। तो इस तरह हमारे 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है 2022-23। अगली योजना आती है हमारी कौन सी? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना। क्या ये हमारी वर्तमान में चल रही योजना है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना। बस सीधी सीधी बात है, पहले हम सोचते थे कि जंगलों के अंदर हमारे वृक्ष बढ़ने चाहिए, लेकिन अब साफ साफ विचार हो गया जंगल में ही क्यों, जंगल के बाहर भी वृक्ष बढ़ने चाहिए। तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट अर्थात फॉरेस्ट के बाहर भी हमें वृक्षों की संख्या बढ़ानी है। तो हमारा उद्देश्य क्या था? वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अब प्रदेश में क्या करना है? 5 करोड़ पौधे लगाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ पौधे तो हमें ऐसी जगह लगाने, जैसे हमारे गोचर भूमि है, औरण भूमि है, चरागा भूमि है, जो खाली भूमियाँ पड़ी हैं वहाँ पे हमें वृक्ष लगाने 1 करोड़। 1 करोड़ पौधे हमें शहरी क्षेत्रों में लगाने, शहरी क्षेत्रों में जैसे घरों के बाहर, रोड के आसपास, एक जितनी भी खाली जमीन है वहाँ पे क्या है 1 करोड़ पौधे लगाने। 3 करोड़ पौधे हमें आमजन की घर और खेत इनमें लगाने, जैसे लोग रहते हैं उनके घरों के अंदर 3 करोड़ पौधे लगाने। योजना का नाम है हमारी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना। तो हमने ये योजना के बारे में तो बात कर ली। अब पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, वनों से संबंधित कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार आता है हमारा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात करें तो 1994 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वृक्षारोपण करना, वन संरक्षण करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना। क्या क्या? वृक्षारोपण करना, वन संरक्षण करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य था। अब ये पुरस्कार 3 स्तर पर दिया जाता है। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो हमारा व्यक्तिगत वन संरक्षण पुरस्कार है, ये इसके अंदर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और लास्ट टाइम किसको दिया गया था? ओम सिंह राजावत को 2018 में। दूसरा हमारा व्यक्तिगत वन्य जीव पुरस्कार, इसके अंदर 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और ये किसको दिया गया था? सतनाम सिंह राजावत को 2018 में। तीसरा हमारा संस्थागत वन संरक्षण पुरस्कार है, तो इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? इसके अंदर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। लास्ट में और वंडर सीमेंट कंपनी आर के नगर चित्तौड़गढ़ को दिया गया था। वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति उदयपुर को दिया जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, एक तो हमारे वन संरक्षण के लिए था, दूसरा हमारे वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो हमारे एक तो व्यक्तिगत हो गया, दूसरा व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत में हमारे एक तो वन संरक्षण, दूसरा वन्य जीव संरक्षण। तीसरा हमारे संस्थाओं के लिए, संस्था के लिए वन सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जो काम करती है उनके लिए दिया जाता है। तो इन दोनों के लिए तो 50,000 रुपये, इसके लिए सीधा 1 लाख रुपये दिया जाता है। और ये चीज़ें क्या समकालिक होती है, अर्थात समय के साथ बदलती रहती है। आपको जो परीक्षा दे रहे हो, जिस सन में दे रहे हो, तो उसके आसपास में जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है, तो आप उसको गूगल पे चेक करके याद करके जाएंगे। अपने आप को अपडेट रखिए। मानव सेवा उत्थान की बात करें तो ये हमारे हनुमानगढ़ में उसको हमारे 1 लाख का पुरस्कार दिया गया है संस्थागत श्रेणी के अंदर। अगला पुरस्कार आता है हमारे इंदिरा प्रियदर्शनी या फिर वृक्ष मित्र पुरस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा वृक्षारोपण और जो प्रतिभूमि है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी और अनुकरणीय जो काम करने वाले व्यक्ति और संस्थान होते हैं, उनको ये हमारे इंदिरा प्रियदर्शनी या फिर वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है।
आगे बात करें अगले पुरस्कार की, तो अगला पुरस्कार हमारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। कौन सा हमारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन यह हमारे राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार आता है हमारे कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। क्या 1965 में राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मेरिट पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार का नाम है कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कितनी? 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। अब ये तो हमारे प्राइवेट आदमी है अर्थात जो बाहर के लोग उनके लिए। अब हमारे जो वन पालक होते हैं, वन रक्षक होते हैं अर्थात जो जंगलों के अंदर रहकर जो वन्य जीवों की सेवा करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे जंगलों की रक्षा करते हैं, उनके लिए कौन सा पुरस्कार है? उनके लिए हमारे यहाँ वन पालक पुरस्कार। तो ये पुरस्कार क्या है? सरकारी विभाग में काम करने वाले रक्षक और वन विभाग के जो कर्मचारी इनको दिया जाता है। ये पुरस्कार क्या है? सरकारी विभाग में जो काम करने वाले रक्षक होते हैं, वन विभाग के कर्मचारी, इनको दिया जाता है। तो इस तरह हमने धीरे धीरे करके इन सारे पुरस्कारों के बारे में जानकारी ले ली। अब आता हमारे जो वन्य जीव, वनस्पति और वन्य जीव के संरक्षण के संबंध में कौन कौन से कानून या अधिनियम बने हुए। अधिनियमों की और कानूनों की बात करें, एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहला अधिनियम हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये 1972 में आया था। तो वन्य जीव आ गया तो फिर वन भी आएगा, ये 1980 में आया था। तो आप इन दोनों को साथ साथ याद रखेंगे। वन्य जीवों का तो 1972 में, वनों का हमारे 1980 में। स्पेशल वन्य जीवों की बात करें, स्पेशल जैसे बाघ है, मगरमच्छ है, हाथी है और डॉल्फिन है। ये चारों को आप एक साथ याद रखेंगे। कौन सा? बाघ की बात करें तो 1973 में, मगरमच्छ 1975 में, हाथी का 1992 में और डॉल्फिन का 2009 में। तो इस तरह आप इन चारों को एक साथ याद रखेंगे कि हमारे कौन कौन से। जो हमारे बाघ है ये हमारे 1973 में, हाथी है वो मगरमच्छ है 1975 में 2 साल बाद, फिर हमारा हाथी है 1992 में, अगला हमारा डॉल्फिन है 2009 में। तो इस तरह आप इन चारों को एक साथ याद रखेंगे। फिर आता है हमारे कौन सा? पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण। पहले पर्यावरण को संरक्षित कर दो, फिर जैव विविधता को सुरक्षित कर दो। तो हमारे पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण, इन दोनों को भी आप साथ याद रखना, 1986 और 2002। तो इन दोनों को भी आप साथ साथ याद रखेंगे। तो हमने देख लिया इन सनों को, तो सनों को आप लिख लिख कर याद करेंगे। फिर खास बात देखिए, जो हमारा डॉल्फिन है, तो डॉल्फिन को 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसीलिए 2009 में इसका संरक्षण किया गया था और फिर 2010 के अंदर इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। और हमारे जो राजस्थान का जो राज्य जैव विविधता बोर्ड है, इसकी स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 2010 में की गई थी। अब बात करें हमारे जो अधिनियम तो सारे बन गए। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जैसे 14 जनवरी से 31 जनवरी तक हम जीव जंतु पखवाड़ा मनाते हैं। क्या करते हैं? जीव जंतु पखवाड़ा मनाते हैं। कब? 14 जनवरी से 31 जनवरी तक। 21 मार्च को हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जीव विविधता दिवस, 5 जून को हमारे विश्व पर्यावरण दिवस, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव, वन सप्ताह, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हम क्या मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। फिर बात करें जो 2023 के अंदर ये हमारे उत्सव मनाए गए थे, दिवस मनाए गए थे, तो इनकी क्या क्या थीम थी? ये भी हमारे क्या समकालिक होती है। क्या होती है? ये भी हमारे समकालिक होती है। समकालिक का अर्थात जिस साल में ये मनाए जाते हैं तो उस साल की जो थीम है उसको वो चेंज होती रहती है। तो परीक्षा से पहले आप एक बार इनको गूगल पे चेक कर लें, जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं। जैसे RS 2025 की बात करें तो 2025 में जाने से पहले एक बार इनकी थीम जरूर देख कर जाए। जैसे पृथ्वी दिवस है, 2023 की थीम क्या थी इसकी? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। फिर अगले जल दिवस है, जल दिवस की थीम थी हमारी एक्सक्लरेटिंग चेंजेस। जैव विविधता दिवस की थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, अर्थात एग्रीमेंट से अब एक्शन पे आना है, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अगला हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसकी थीम थी हमारी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन अंडर द कैंपेन और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम थी। फिर आता हमारे महत्वपूर्ण दिवसों की और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वनों से संबंधित कौन कौन से संस्थान है? वनों से संबंधित कौन कौन से संस्थान है? पहले बात करें काजरी की, तो काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
क्या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में जोधपुर में हमारी इसकी स्थापना की गई थी। नाम में एरिड जोन अर्थात जो हमारे पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क प्रदेश है उसमें हमारे वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए और नई नई जो शुष्क वनस्पति हैं उनका विकास करने के लिए हमारे राजगिर संस्थान की स्थापना की गई थी। फिर आया था आफरी, कौन सा? आफरी संस्थान। तो आफरी संस्थान की बात करें तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हमारे शुष्क प्रदेश है पश्चिमी राजस्थान की, उसमें जंगलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? हमारे आफरी संस्थान। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1988 में कब की गई थी? जोधपुर में। अब ये तो हमने देख लिया। अब राजस्थान के बहुत सारे बायोलॉजिकल पार्क हैं। कौन से? बायोलॉजिकल पार्क है, अर्थात यहाँ पे हमारे वनस्पति भी है और जीव जंतु भी है। और वो कौन कौन से? हमारे जय उदयपुर में तो सज्जनगढ़, जोधपुर में माचिया सफारी, जयपुर में हमारा नारगढ़, कोटा में अभेड़ा, नानता के अंदर है ये, बीकानेर में हमारा मरुधरा जो बिछवाल बीकानेर के अंदर है। तो इस तरह हमारे राजस्थान के प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बहुत सारे और भी पार्क हैं, जैसे प्रकृति पार्क हमारे चूरू सीकर में, सीकर में भी कहाँ पे? फतेहपुर में। चूरू में भी है और सीकर में भी है, सीकर में फतेहपुर में। कैक्टस गार्डन हमारे कुलधरा जैसलमेर में, कहाँ पे? कुलधरा जैसलमेर में। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी कैक्टस पार्क पादप हमारे नागफनी है, डंडाथोर है, तो इस तरह के जो बहुत सारे जो कैक्टस पादप है अर्थात जो मरुद्भिद पादप है इनका विकास किया जा रहा है। फिर हमारे आता है बटरफ्लाई पार्क, ये हमारे जयपुर के अंदर है। यदि आप जो हमारे पुलिस स्मृति वन है जो हमारे ओटीएस चौराहे के पास, जहाँ पे आप यदि आरएस की परीक्षा पास करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए वहीं लाया जाएगा। तो वहाँ उसके पास में हमारे स्मृति पुलिस वन है, पुलिस स्मृति वन है, उसी के पास हमारे क्या बटरफ्लाई पार्क है। एक बोगनवेलिया थीम पार्क भी है जो जयपुर और उदयपुर दोनों जगह है। फिर एक जैव विविधता पार्क है, ये गमधर उदयपुर में। जैव विविधता पार्क कहाँ पे? गमधर उदयपुर में। खास बात देखिए, एक मंकी वैली या बंदर वैली भी है जो कहाँ? गलता जी जयपुर के अंदर। गलता जी की बात करें तो गालव ऋषि के नाम पे इसका नाम गलता जी रखा गया था। और यहाँ क्या है? एक सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर है जो। और एक खास बात करें तो हमारे एक संत रामकृष्ण पैहारी, उनकी ये जो क्या कहते हैं ना तपोभूमि भी मानी जा सकती है। कौन सी? रामकृष्ण पैहारी की, जो दूध दूध पीकर अपना जीवन जिया करते थे। तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये हमारे कहाँ है? जयपुर में। यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इसको मंकी वैली। आगे बात करें वन्य जीवों की, तो वन्य जीवन की बात करें तो राजस्थान में वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे देश के अंदर। बात करें असम के बाद राजस्थान में दूसरा स्थान रखा जाता है, किसकी दृष्टि से? वन्य जीवों की दृष्टि से। आज़ादी के पहले की बात करते राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहते थे। और आज़ादी के बाद कहें तो आज़ादी के बाद यहाँ की पेड़ों की अनियंत्रित कटाई हुई, अवैध रूप से शिकार हुए। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? अब दोनों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के वन्य जीवों को और वनों को संरक्षित किया जा सके। तो इस सब को रोकने के लिए, शिकार को रोकने के लिए, जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होती है इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किया जाता है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों रूप से प्रयास करती है तो प्रयासों को हम दो रूपों से बांट सकते हैं, अर्थात वन्य जीवों को और जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनको संरक्षित करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो हमारे स्वस्थानीय संरक्षण है और एक तो हमारे बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण को हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जब हमारे इन सिटू की बात करें या स्वस्थानीय की बात करें तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करके रखा जाता है। जो जीव जिस आवास में रहता है तो उसी आवास के अंदर उसको संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षण परियोजना, रामसर साइट है, कंजर्वेशन रिजर्व, अखेट निषेध रिजर्व, जैव मंडल है। तो इस तरह से उनके अंदर इनको संरक्षित करके रखा जाता है। फिर आता है एक्सीटू। एक्सीटू की बात करें तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन आवास के अंदर सुरक्षित नहीं रह सकते। इस वजह से क्या करते हैं, उनको अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है। और फिर क्या, जैसे जंतुआलय, मृग उद्यान, पशु जीन बैंक, एक्वेरियम, इनके अंदर इनको सुरक्षित करके रखा जाता है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्वस्थानीय संरक्षण की, अर्थात जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। अब सबसे पहला आता है हमारे इसके लिए राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क।
1936 की बात करें तो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? हेली नेशनल पार्क। कौन सा? हेली नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो वहाँ के जो टाइगर थे उनको मारने के लिए या उनकी संख्या को कम करने के लिए अंग्रेज़ों में एक जनरल था जिम कॉर्बेट, तो उनके द्वारा उनको लाया गया था और उन्होंने काफ़ी सारे टाइगरों का शिकार किया था। इस वजह से उनका नाम, राष्ट्रीय पार्क का नाम ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? पहला राष्ट्रीय पार्क हमारा 1980 के अंदर रणथंभौर को बनाया गया था, जो कौन से जिले में? हमारे सवाई माधोपुर जिले में। और रणथंभौर में सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये है और 282.3 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। समय के साथ क्या है, इसकी जो क्षेत्रफल है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो ये आपको कई जगह आंकड़े कई बार बदलते हुए दिख सकते हैं। 1981 में हमारी जो केवला देवी घना पक्षी विहार है, जिसकी क्षेत्रफल कितना है? 28 वर्ग किलोमीटर का, भरतपुर में, इसको नेशनल पार्क बनाया गया। 2004 में हमारे मुकुंदरा हिल्स है, जो कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर है। तो वर्तमान में क्या कोटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, तो इनको नेशनल पार्क बनाया गया। हमारे सरिस्का राष्ट्रीय मृद्यान, ये भी हमारे प्रस्तावित है, अर्थात नेशनल पार्क बनाने के लिए इनकी एप्लीकेशन तो दी हुई है और ये कभी भी बनाए जा सकते हैं। तो सरिस्का ये तो हमारे अलवर में पड़ता है, राष्ट्रीय मृद्यान कहाँ? जैसलमेर बाड़मेर में पड़ता है। तो अब इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की। पहला राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसकी बात करें तो ये राजस्थान राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये हमारे सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। बात करें इसकी 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1955 की बात करें तो सबसे पहले इसको तो अभ्यारण्य घोषित किया गया था। सबसे पहले इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया, अर्थात इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। फिर 1 नवंबर 1980 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। किसको? नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान की बात करते हैं, इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया इसका? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस उद्यान की बात करते हैं, इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो पूरे देश के अंदर फैला हुआ प्रसिद्ध है। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 6 जिले हैं। कौन कौन सी? पदम तालाब, रामबाग, मलिक तालाब, मानसरोवर, लालपुरा, गिलाई सागर। तो इस तरह हम देख सकते हैं, ये लालपुरा कोमा भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाहपुरा नहीं, ये लालपुरा है, लालपुरा किलाई तालाब। तो इस तरह 6 तालाब है हमारे। कहाँ पे? ये 6 जिले कहाँ पे? जो हमारे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें जो ये वाला तालाब है ये आपके खास है। क्यों? क्योंकि यदि आपने जो राजस्थान का पहला जौहर के बारे में सुना हो, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे राणा हमीर थे, कौन? हमीर, तो हमीर देव का नाम सुना होगा। तो हमीर देव की बात करें 1301 की, इसको 1301 की बात करें तो इस समय जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। अब 1301 में राणा हमीर पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस कारण जो हमीर देव की बेटी थी रंग देवी, उन्होंने जो ये हमारे पद्म तालाब है इसके अंदर कूदकर जौहर कर लिया था। इसे राजस्थान का या भारत का पहला जल जौहर कहते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करें, यह उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। तो हमारा ये जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये बनास नदी और चंबल नदी, इन दोनों नदियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर की बाघ परियोजना क्षेत्र को रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी से जोड़ दिया गया है। अब एक बाघिन है, अर्थात एक टाइगर है जिसका नाम है मछली, T16, टाइगर 16 नाम है। इसको क्या कहते हैं? रणथंभौर की रानी भी कहा जाता है। अगला आता हमारा केवला देवी घना पक्षी विहार। कौन सा? केवला देवी घना पक्षी विहार या केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भरतपुर जिले में है और गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पे बना हुआ है। कहाँ पे? गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पे बना हुआ है। अब बात करें इसकी
दर्जे की, तो 1956 में इसको अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया था। 1956 में इसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। 1985 की बात करें तो यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल कर लिया था। 1985 में यूनेस्को ने इसे क्या किया था, विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। ये राष्ट्रीय उद्यान क्या अभ्यारण्य रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व के नमभूमि क्षेत्रों में 1981 में शामिल कर लिया गया। तो रामसर साइट्स कहते हैं जिसे, राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक तो हमारे सांबर झील है और एक हमारे कौन सा, ये घना पक्षी विहार, इन दोनों को शामिल किया गया। तो इसको तो 1981 में शामिल किया गया था। तो पानी की पक्षियों के लिए केवला देवी घना पक्षी विहार क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के पार्क है। अर्थात पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है घना पक्षी विहार को। किस लिए, क्यों, क्योंकि पानी के पक्षी यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पानी के पक्षी के लिए पानी की बात करें तो इस घना पक्षी विहार में पानी कहाँ से आता है, तो इसमें पानी सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, हमारे अजान बांध से। कहाँ से, अजान बांध से इसमें पानी आता है। अब बात करें पक्षियों की, तो कौन सा पक्षी पाया जाता है यहाँ पे विदेशी पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। विदेशी पक्षी प्रजातियों में मुख्य आकर्षण रूप में क्या पाया जाता है, हमारे साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो हमारे गीज है, सफ़ेद मोर, पोचार्ड, लैपविंग, बेटगेल, बेगटेल, रोजी पेलिकन, ये पक्षी है, ये हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये सब क्या है, विदेशी पक्षी है। ये जो अभ्यारण्य है यहाँ पे क्या एक पाइथन पॉइंट पे है, जहाँ पे आप आसानी से क्या देख सकते हो, अजगर देख सकते हो। अजगर वैसे भी तेज़ी से दौड़ते नहीं है, आप आसानी से देख पाओगे। अब बात करें इस झील की, झील के साथ साथ क्या है, भूमि पर कदम के पेड़, अकेशिया के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। अकेशिया मतलब जो हमारे बबूल के पेड़ को अकेशिया के पेड़ भी कहते हैं। इस वजह से यहाँ घने जंगल पक्षियों को आकर्षित करते हैं। ये जो हमारे घने जंगल बन जाते हैं इनसे, ये पक्षी इससे आसानी से आ जाते हैं। तीसरा हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहें या फिर नेशनल पार्क कहें, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है। ये वैसे प्रस्तावित अभी बनानी है। अब बात करें सरिस्का की, तो अब यह अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना है और 1979 में बाघ रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित किया गया था। 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये अलवर में स्थित है। राज्य सरकार ने तो इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसलिए अभी तक भारत सरकार ने इसको जारी नहीं किया है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा तो 1982 में ही बोल दिया गया था कि इसको कर दो। फिर आता राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 1962 वर्ग किलोमीटर तो हमारे जैसलमेर में, साथ ही साथ 1200 वर्ग किलोमीटर क्या है, हमारे बाड़मेर में है। अब बात करिए मरुद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और बात करें तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण संरक्षण प्राप्त जो पक्षी हमारे गोडाउन, इस अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अर्थात ये पक्षी इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला आता हमारा कौन सा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था। किसके रूप में, 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इसे। इसमें मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, जवाहर सागर, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, इनके कुछ कुछ भागों को मिलाकर इसको बनाया गया। ये करीब 760 वर्ग किलोमीटर में 4 जिले अर्थात कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर फैला हुआ है। इसकी बात करते हैं, यहाँ सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण और जंगली सुअर, ये सारे जीव पाए जाते हैं। अब इसकी बात करें और ख़ास तो यहाँ पे एक तोता पाया जाता है, जो कौन सा, हीरामनी तोता। हीरामनी तोते की बात आप जानते होंगे। ये तोता मानव की हूबहू नकल करता है, अर्थात साफ साफ वैसे वैसे शब्द बोल सकता है जैसे मनुष्य बोल सकता है। और झालावाड़ हमारे क्या है, इस तोते के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी इस रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ पे 12वीं सदी में बना हुआ गागरोन का किला है, 17वीं शताब्दी में बना अबलीमिणी का महल है। पुरातात्विक सर्वे की बात करें तो 9वीं से 10वीं शताब्दी के हमारे बारडोली के मंदिर है। भैंसरोडगढ़ का किला है, 19वीं शताब्दी का हमारा रावठा महल है, शिकारगाह है। बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक और हमारी रियासतकालीन इमारतें हैं। ज्ञापरनाथ है, करडिया महादेव का मंदिर भी है,
जो क्या करते हैं, कला संस्कृति और प्राचीन वैभव को यहाँ के दर्शाते हैं। अर्थात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। जो मुकुंदरा के पहाड़ है, मुकुंदरा के पहाड़ पर्वत श्रृंखलाओं में आदि मानव के जो शैलाश्रय हैं और उनके द्वारा बनाए हुए शैल चित्र है, वो भी यहाँ के लोगों को पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। ये तो आपको वैसे भी याद रखना चाहिए कि हमारे जो शैलाश्रय अर्थात जो गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हुए वो कहाँ, हमारे इसी जगह पे, मुकुंदरा वाले जगह पे। अब बात करते हैं राज्य के अभ्यारण्य की। नेशनल पार्क खत्म, अब क्या शुरू, अभ्यारण्य शुरू। तो राजस्थान में कुल कितने, 27 अभ्यारण्य। कितने, 27 अभ्यारण्य। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता हमारा सरिस्का अभ्यारण्य। कब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, अलवर में। खास बात देखिए तो इस अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं और हरे कबूतर पाए जाते हैं। तो आप याद रखना ये वाला शब्द, हमारे हरे कबूतर। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सरिस्का अभ्यारण्य। और यहाँ पे एक होटल है, होटल का नाम है टाइगर डेन होटल। होटल का नाम क्या है, टाइगर डेन होटल। जो कौन चलाता, आरटीडीसी। कौन चलाता, आरटीडीसी के द्वारा चलाई जाती है टाइगर डेन होटल। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना यहीं पे शुरू हुई थी 1978 में। दूसरी बाघ परियोजना यहीं शुरू हुई थी 1978 में। भरतरी मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर इस अभ्यारण्य में है। कौन कौन से, भरतरी मंदिर, पांडुपोल मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर क्या है, इस अभ्यारण्य में। हमारा कांकनवाड़ी और क्रांसका का पठार है, वो भी इस अभ्यारण्य में ही है। दोनों के दोनों पठार जो हमने पठारों में पढ़े थे, ये दोनों के दोनों पठार हमारे इसी में। अगला अभ्यारण्य आता है हमारा सरिस्का अभ्यारण्य। ये हमारे जून 2012 के अंदर इसको बनाया गया था अलवर में। और राजस्थान का सबसे छोटा और नया अभ्यारण्य कौन सा, हमारा सरिस्का अभ्यारण्य। फिर आता है हमारा तालछापर अभ्यारण्य। तो तालछापर अभ्यारण्य की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ, चूरू में। विशेषता की बात करें तो काले हिरण, कुरंजा पक्षी, जिसको डेमोजाइल क्रेन भी कहते हैं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारे तालछापर अभ्यारण्य है, यहाँ पे क्या, काले हिरण और कुरंजा पक्षी, जिन्होंने क्या कहते हैं, डेमोजाइल क्रेन भी कहते हैं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और बात देखें, थोड़ी देर पहले हमने देखा था मोचिया घास। तो मोचिया घास हमारे तालछापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम भी यहीं था। किस टाइम के थे, हमारे महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। आपको ये तो पता ही होगा कि द्रोणाचार्य का आश्रम है ये तुम्हारे तालछापर में। तो वैसे वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ पे है, ये हमारे सीता माता अभ्यारण्य में है, जो हमारे प्रतापपुर में आते हैं उसके अंदर है। तो आप इस तरह इनको याद रख सकते हैं। अगला अभ्यारण्य आता है हमारा राष्ट्रीय मरुद्यान। कौन सा, राष्ट्रीय मरुद्यान। स्थापना 1980 में की गई थी। स्थान की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर में इसका स्थान है। खास बात देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और इस अभ्यारण्य में सेवन घास और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, सेवन घास और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है इस अभ्यारण्य में। जो हमारा गोडावन पक्षी है, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, और चिंकारा इस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हमारा एक पार्क है, कौन सा, फॉसिल पार्क, जिसे कहते हैं अक्कलवुड फॉसिल पार्क। कौन सा, अक्कलवुड। अक्कलवुड, तो नाम में वुड है, वुड अर्थात लकड़ी। तो ये कहाँ है, हमारे अक्कल गांव के अंदर। तो हमारे जैसलमेर में एक अक्कल गांव है। तो अक्कल गांव के अंदर क्या, अक्कलवुड फॉसिल पार्क, ये जिसको जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं, उसको बनाया गया है। यहाँ पे जुरासिक काल की जो लकड़ी है, उनको अवशेष मिलते हैं, उनको संरक्षित करके रखा गया है। और ये क्या है, ओपन पार्क है। आगे आता है हमारा जमवार रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा, जमवार रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान था हमारा जयपुर। खास बात देखें तो यहाँ धौंक वन पाए जाते हैं। धौंक वन या धौंकड़ा के वन पाए जाते हैं। खास बात यहाँ पे जमवा माता मंदिर बना हुआ है, इसको क्या है, जमवाई माता मंदिर भी कहते हैं। अगला आता हमारा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जय मुवाए माता की जय हो। ये हमारे जयपुर या आमेर के जो शासक थे, उनकी कुलदेवी है। आगे आता हमारा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना की बात करें 1980 में इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। खास बात देखें तो राजस्थान का जैविक उद्यान के रूप में इसको विकसित किया गया है। ये एक एग्जोटिक पार्क के रूप में भी स्थापित किया गया है। यहाँ पे एक भालू रेस्क्यू सेंटर, अर्थात भालू को यदि बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उनका इलाज करने के लिए कहाँ लाते हैं, हमारे नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो यहाँ रेस्क्यू सेंटर है। और यदि कोई
वीरान है, कोई आवारा है, तो उसको भी यहाँ पे सुरक्षित करके रखा जा सकता है। जैसे भालू को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सुंदर माता अभ्यारण्य वो सुरक्षित क्षेत्र है। जयपुर जंतुआलय को यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है। यदि दरियाई घोड़ा देखना है, सफ़ेद बाघ देखना है, तो आपका स्वागत है हमारे जयपुर जंतुआलय में, जो कहाँ है, नाहरगढ़ के अंदर। अब बात करें यहाँ पे नाहरगढ़ के अभ्यारण्य में, तो इस अभ्यारण्य में लॉयन सफारी की शुरुआत कर दी गई है। किसकी? लॉयन सफारी की शुरुआत की गई है। अगला आता है अभ्यारण्य बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कहाँ पे? भरतपुर में। भरतपुर में इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। तो बंद बारेठा की बात करते हैं, तो ये हमारे जो हमारे केवलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, तो वहाँ की बात करें तो वहाँ के जो पक्षी जब थक जाते हैं तो हमारे बंद बारेठा के अंदर जाके आराम करते हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, केवलादेवी के पक्षी इस अभ्यारण्य में जाके शरण लेते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बंद बारेठा को पक्षियों का घरौंदा कहा जाता है। आगे था हमारा रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई धौलपुर के अंदर। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1955 में स्थापना, कहाँ? धौलपुर में। फिर आता है मेरा केसर बाग। कौन सा? केसर बाग। तो केसर बाग की बात करें 1955 में स्थापना हुई धौलपुर में। और धौलपुर के अंतिम शासक उदयभान सिंह ने इसको बनाया था। किसने? धौलपुर के शासक थे हमारे उदयभान सिंह, तो उसके द्वारा इसको बनाया गया था। फिर आता हमारा कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। करौली और सवाईमाधोपुर दोनों जिलों के अंदर। खास बात देखें तो यहाँ धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। यदि आपने हमारा एक लेक्चर देखा है जिसमें वनों के बारे में जानकारी दी गई है, तो हमारे धोकड़ा के वन 56% तो हमारे अरावली के पश्चिम में है। लेकिन जिलों की जब बात कर रहे थे उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक जिला हमारे सवाईमाधोपुर भी था। यदि आपने ध्यान से देखा होगा, धोकड़ा के वन जो 56% थे, तो उसमें हमारे अरावली के सारे पश्चिम जिले थे। जैसे हमारे पाली था, नागौर था, चूरू, सीकर, जालौर, ये सारे जिले तो थे ही, साथ ही साथ हमारे क्या, सवाईमाधोपुर करौली वाला जिला भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ धोकड़ा के वन यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे वहाँ पे। आप यदि आपको पास होना होगा तो दे देंगे, नहीं तो आप पढ़ के निकल लेंगे। अगला आता हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों का सहयोग से की गई थी। क्यों? क्योंकि चंबल नदी तीनों राज्यों में बहती है। खास बात देखिए इसकी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की, तो इसकी खास बात क्या है कि राजस्थान के जो 5 जिले हैं, जैसे धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी और कोटा, इनके अंदर इसको संरक्षित करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी इन्हीं जिलों से होके बहती है। अब इसमें हमारे घड़ियाल है, गांगेसूस डॉल्फिन है, इन सब के लिए इसको प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि ये इसमें पाई जाती है। फिर हमारे सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। कौन सा? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, 1984 में सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी सवाई माधोपुर में। वर्तमान की बात करें तो इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसका नाम वैसे अब बदल के एक और रखा गया है, हमारे जो राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी इसका नाम रखा गया है, हाल ही में चेंज किया गया। आगे हमारे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो रामगढ़ विषधारी की बात करें तो 1982 में बूंदी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। खास बात देखें तो इस अभ्यारण्य में अजगरी पायथन पाए जाते हैं। जो हमारी ये नदी है, तो इस अभ्यारण्य में हमारे मेज नदी बहती है। चंदन के पेड़ और हल्दी के पेड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। कनक सागर दुगारी बांध भी इसी अभ्यारण्य में है। कौन सा? कनक सागर या फिर दुगारी बांध भी कह सकते हैं। फिर आता है जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1975 में। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। और जो हमारी ये है जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, यदि आपने चंबल नदी की बात की होगी तो वहाँ पे जवार सागर डैम भी है, तो वही अभ्यारण्य है हमारा। तो वहाँ पे क्या, घड़ियालों को सुरक्षित करके रखा गया है। फिर आता है शेरगढ़ वन्य अभ्यारण्य। ठीक है, शेरगढ़ की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी 12 के अंदर। और ये सांप, शेरगढ़ दुर्ग और
परवन नदी इनके लिए प्रसिद्ध है। एक कहावत है, शेरगढ़ में शेर नहीं। क्या शेरगढ़ में शेर नहीं और रामगढ़ विषधारी में सांप नहीं। ठीक है, ये कहावत होती है कि शेरगढ़ में शेर नहीं और रामगढ़ में सांप नहीं, जबकि इसका उल्टा है, शेरगढ़ में तो सांप है और रामगढ़ विषधारी में शेर है, अर्थात जो हमारे टाइगर है ये पाए जाते हैं। ये कहावत होती है, तो इससे आप दोनों को भी विशेषताओं को याद कर सकते हैं। वैसे आप ये नहीं कह सकते रामगढ़ विषधारी में सांप नहीं है, वहाँ सांप नहीं है, लेकिन सांप का बाप अजगर जरूर है। तो सांपों में गिन सकते हैं, लेकिन सांप नहीं है, अजगर तो अजगर ही होता है। हमारे एक मित्र थे अजगर सिंह, अजगर तो अजगर ही होते हैं। फिर आते हैं हमारे कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, राजसमंद उदयपुर पाली के अंदर। ये भेड़ियों, रणकपुर के जैन मंदिर, इन सब के लिए प्रसिद्ध हमारा कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर आता हमारा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पड़ता है, हमारे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर। ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर ये पड़ता है। खास बात देखें तो चीतल की मातृभूमि मानी जाती है। यहाँ पे उड़न गिलेरी, ये खास इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आप ध्यान रखना। उड़न गिलेरी हमारे कहाँ पाई जाती है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। फिर आता हमारे चौसिंगा पेंगोलिन आडाहू, जिसको पेंगोलिन को आडाहुला भी कहते हैं, तो ये हमारे पाया जाता है। जाखम नदी, जाखमबाद, करमोई, नालेसर नदी सब इस अभ्यारण्य में होकर बहती है। बात करें इसकी तो यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सागवान के पेड़, औषधीय पादप यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सागवान के पेड़ और जो हमारे औषधीय पादप भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो वापस आपको बता देते हैं, तो हमारा वाल्मीकि जी का मंदिर है। किसका, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि जी का मंदिर भी यहीं है। साथ ही साथ जो हमारे लवकुश का जन्म भी हमारे यहीं हुआ था। भगवान श्री राम के जो पुत्र थे लवकुश, इनका जन्म भी हमारे कहाँ हुआ था, सीता माता अभ्यारण्य में हुआ था, जो कहाँ, प्रतापगढ़ में। तो आप इसे याद रखिएगा। और अंतिम समय पे हमारी सीता माता इसी अभ्यारण्य में रही थी। फिर अगला अभ्यारण्य आता है हमारा भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, चित्तौड़गढ़ में। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और यह अभ्यारण्य चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित है। ये जो अभ्यारण्य कहाँ पे, चंबल और ब्राह्मणी नदियों के किनारे स्थित है। अगला अभ्यारण्य आता हमारा कौन सा, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। जो जलेश्वर महादेव मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण भी हमारे इसी अभ्यारण्य में हुआ था। आगे आता फुलवारी की नाल। अब ध्यान से आपने, यदि आपने हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा, फुलवारी की नाल, तो ये हमारा एक दर्रा भी था, जिसको नाल भी कहते हैं, क्योंकि नाल ही एक तरह का दर्रा है। तो 1983 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, कोटड़ा उदयपुर में। इस अभ्यारण्य में सोम, मानसी और वक्कल 3 नदियाँ बहती है। और विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के लिए ये हमारे फुलवारी की नाल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। फिर आता हमारा जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना की बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। जगह कहाँ पे, उदयपुर में। और इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं। ये तो आपने पढ़ी होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 7 टापू है। बड़े टापू को बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा टापू उसको क्या बोलते हैं, प्यारी टापू कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक जनजाति रहती है, वो कौन सी, भील मीणा। तो आप ये याद रखेंगे कि आप इसको कन्फ्यूज नहीं करेंगे कि, क्योंकि भील एक अलग जनजाति है, मीणा एक अलग जनजाति है, और भील मीणा एक और तीसरे प्रकार के अलग जनजाति है। तो हमारे जो भील मीणा जनजाति है, ये हमारे जयसमंद के टापू है, इनके ऊपर रहती है। तो आगे हम देखेंगे इसको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलचर जलजीव रहते हैं। फिर आते हैं हमारे सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, उदयपुर के अंदर। ये हमारा पहला बायोलॉजिकल पार्क था। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य भी हमारा। फिर आता है टोडगढ़ रावली। इसको टोडगढ़ अरावली भी कहते हैं, रावली भी कह सकते हैं। क्या, रावली भी कह सकते हैं और हमारे अरावली भी कह सकते हैं। कई लोग शॉर्ट में अरावली जिसको बोलने में जोर आता है तो वो रावली कह देता होगा,
तो इसीलिए टोडगढ़ रावली भी कह सकते हैं, टोडगढ़ अरावली भी कह सकते हैं इसको। तो हमारा टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य 1983 में इसकी स्थापना अजमेर, पाली और राजसमंद में की गई थी। फिर आता हमारा माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य 2008 में सिरोही में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे यूबलीफेरस छिपकली और जंगली मुर्गे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या? जंगली मुर्गा, ये यूबलीफेरस छिपकली बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जो अभ्यारण्य है इसमें डिकिलपटेरा आबुएंसिस वनस्पति पाई जाती है, जो इकलौती वनस्पति है जो पूरी दुनिया में हमारे माउंट आबू क्षेत्र में पाई जाती है। अगला अभ्यारण्य आता है हमारा दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना की बात करते हैं 1955 में हुई थी। 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कोटा और झालावाड़ में। और इसकी खास बात है ये गागरीनी तोते के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और गागरीनी तोते की बात करें तो यह तोता मानव की हूबहू नकल कर सकता है। मानव जैसे बोलता है वैसे ही तोता भी बोलता है। अब बात करेंगे हम राजस्थान की बाघ परियोजनाओं की। किसकी? बाघ परियोजनाओं की बात करेंगे। तो बाघ परियोजनाओं की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार बाघ अभ्यारण्यों को राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। कौन करता है इसको? राज्य सरकार अधिसूचित करती है। वर्तमान की बात करें तो भारत में 55 बाघ परियोजनाएं काम कर रही है। कितनी? 55 बाघ परियोजनाएं काम कर रही है, जिनमें से राजस्थान में कुल 5 बाघ परियोजनाएं। देश में तुम्हारे 55 है, लेकिन राजस्थान में कितनी? 5 है। पहली आती है हमारे रणथंभौर बाघ परियोजना। कौन सी? रणथंभौर बाघ परियोजना। खास बात देखें तो 1974 में इसको स्थापित किया गया था। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में 1411 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, इन सबको मिला के क्या रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य यह परियोजना बनाई गई। कब? 1974। दूसरी आती है हमारी कौन सी? सरिस्का बाघ परियोजना। कौन सी? सरिस्का बाघ परियोजना 1978 में इसकी स्थापना हुई। अलवर, जयपुर में इसका विस्तार है। 1213 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य और जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, तीनों को मिला करके हमारी सरिस्का बाघ परियोजना चलाई जा रही है। फिर आती है हमारी मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। कौन सी? मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 2013 में स्थापित की गई। कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में 760 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब शामिल की क्षेत्रों की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, जवार सागर अभ्यारण्य, इन सबको मिलाकर के क्या मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना बनाई गई है। फिर आते हैं रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। कौन सी? रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना की बात करें तो 2022 में इसको स्थापित किया गया। बूंदी और भीलवाड़ा में 1050 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। शामिल क्षेत्रों की बात करते हैं इसमें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। अब एक लेटेस्ट में एक और बनी 2023 में। 2023 में कौन सी? धौलपुर करौली बाघ परियोजना। कौन सी? धौलपुर करौली बाघ परियोजना। करौली और धौलपुर में ये 599 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। केला देवी वन्य अभ्यारण्य और धौलपुर करौली क्रांतिक बाघ क्षेत्र, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। तो हमारी 5 बाघ परियोजनाएं थी। इसके बाद आता हमारा रामसर साइट या फिर नमभूमि या आर्द्रभूमि, अंग्रेजी में कहें तो वेटलैंड्स। 1971 में क्या हुआ था? ईरान में एक शहर है रामसर। ईरान में एक शहर है कौन सा? रामसर। तो रामसर में एक अंतर सरकारी संधि की गई थी जिसमें सारे देशों को बुलाया गया था। कहा गया था जो हमारी जलीय भूमि है, जहाँ पे हमारे जलीय पक्षी रहते हैं, उनको हमें क्या करना है? संरक्षित करके रखना है। तो वहाँ पे क्या आर्द्र भूमि, जहाँ पे पक्षियों का संरक्षण मिलता है, ठीक है, उनको सुरक्षित करके रखना है। और जब संरक्षित करेंगे उनको हम देखेंगे रामसर साइट, अर्थात वो जो भूमि है उसको हम क्या कहेंगे? रामसर साइट के रूप में घोषित करेंगे। और इसको 1975 में लागू कर दिया गया था। भारत की बात करें तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को इसको लागू किया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि है, इनको रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल किया गया है। एक तो हमारा केवला देवी है जो भरतपुर के अंदर है, और दूसरा हमारा सांबर झील है। सांबर झील जयपुर में, जयपुर ग्रामीण पड़ता है। केवला देवी की बात करते हैं, साइबेरियन पक्षियों के अलावा सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, काले हिरण, खरगोश, शाही, ये सारे जीवों को संरक्षण मिलता है। तो वैसे सांबर झील की बात करें तो हमारे कच्छ का रण है हमारे गुजरात के अंदर। उसके बाद बड़ी संख्या में जो राजहंस पक्षी है वो हमारे सांबर झील में ही रहते हैं।
इसके बाद आता है हमारे कंजर्वेशन रिजर्व। क्या आते हैं? कंजर्वेशन रिजर्व। तो कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्यों, आरक्षित संरक्षित वनों, इनके बीच में बफर जोन या संयोजक या वन्यजीव गलियारे के रूप में इनको बनाया जाता है। पहली बार इनको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 को 22 में परिभाषित किया गया था कि संरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसकी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 के आधार पर किया जा सकता है। राज्य सरकार वन्यजीव जो बोर्ड है और स्थानीय समुदाय इनके साथ परामर्श करती है, उसके बाद क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दे सकती है। अब राज्य सरकार किन क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दे सकती है तो ये हमारे आते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के आसपास के जो एरिया होते हैं उनको सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा सकता है। एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे संरक्षित क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो उसको बना जा सकता है। जैसे मान लो कि ये कोई नेशनल पार्क है, दूसरा नेशनल पार्क इसके पास में, लेकिन बीच में कोई जगह है, तो राज्य सरकार क्या करती है, इसके आसपास के क्षेत्रों को क्या है, जैसे ये क्षेत्र है तो इसको क्या है, संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दे सकती है, जो दो नेशनल पार्क को आपस में जोड़ते हैं। या फिर कोई अभ्यारण्य, ये वाला ये अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य का आसपास के क्षेत्र है तो उसको भी संरक्षित क्षेत्र राज्य सरकार घोषित कर सकती है चाहे तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो आगे हम देखें वनस्पति और प्राणियों को और उनके आवास की सुरक्षा देने वाले जो भूभाग होते हैं, समुद्री स्थल होते हैं, इनको भी संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। आज की बात करें तो आज की तारीख में हमारे राजस्थान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व। कितने? 37 कंजर्वेशन रिजर्व। और वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा आता है बिसलपुर, जो हमारे राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र था। कब बनाया गया था? 2008 में। कहाँ पड़ता है? केकड़ी के अंदर। दूसरा हमारा जोड़बीड़ गढ़वाल है, ये बीकानेर में। सुंदा माता हमारे जालोर सिरोही में। गुड़ा विश्नोई जोधपुर में। शाकंबरी सीकर और नीम का थाना में। गोगेलाव हमारा नागौर में। भीड़ झुंझुनू झुंझुनू में। रोटू नागौर में। उम्मेदगंज पक्षी विहार हमारे कोटा में। जवाई बांध लेपड़ हमारे पाली में। बांसियाल खेतड़ी नीम का थाना में। एक और हमारा बांसियाल एक और है, बांसियाल 1 और 2 भी कह सकते हैं इसको, ये नीम का थाना में। जवाई बांध लेपड़ हमारे कहाँ है? पाली के अंदर। सेकंड है जवाई बांध लेपड़ सेकंड। फिर हमारे मनसा माता ये झुंझुनू नीम का थाना में। शाहबाद ये सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा, आप याद रखेंगे कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा? शाहबाद। ये हमारे कहाँ पड़ता है? 12 में। रणवार हमारे सांचौर में। शाहबाद तलहटी 12 में। भीड़ घास फुलिया खुर्द शाहपुरा में। बागदर्रा क्रोकोडाइल उदयपुर में। बाड़ाखेड़ा सिरोही में। झालाना आमागढ़ जयपुर में। फिर हमारे गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में। ये सब लेटेस्ट है, लेटेस्ट बने वाले। सोरसन 1, 2 और 3 ये हमारे 12 में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। बीड़ मुहाना जयपुर में। बीड़ मुहाना सेकंड ये भी हमारे जयपुर में। भांज आमली 12 में। बालेश्वर नीम का थाना में। बीड़ फतेहपुर सीकर में। ये हमारे खमनौर केकड़ी में। कुरंजा फलोदी में। रामगढ़ 12 में। महसीर उदयपुर में। और अमरक महादेव तेंदुआ उदयपुर में। एक 37वां जो हमारा क्या है, आसोप संरक्षित क्षेत्र है, ये हमारा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। तो और बात करें 8 हमारे अंडर प्रोसेस है, अर्थात इनकी एप्लीकेशन दी हुई है, और 8 कभी भी बन सकते हैं। तो 37 तो हमारे बन गए हैं आज की तारीख में, और 8 बनने की कगार पे। अब बात करते हैं आखेट निषेध क्षेत्र की, अर्थात जहाँ पे शिकार करना मना है। तो हमारे राजस्थान में 17 जिलों में 33 आखेट क्षेत्र बनाए गए। कितने? 17 जिलों में हमारे 33 आखेट निषेध क्षेत्र बनाए गए। तो आप ये याद रखना, कितने? 17 जिलों में। सबसे ज़्यादा की बात करें तो हमारे जोधपुर में 7 आखेट निषेध क्षेत्र है। हाँ, जोधपुर में। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो हमारे कोटसर संवत्सर बीकानेर में वो है। और सबसे छोटा की बात करें तो हमारे संथाल सागर बूंदी के अंदर है। क्या? संथाल सागर क्या है? हमारे बूंदी के अंदर है। तो वो सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। खास खास की बात करें तो कौन से आखेट निषेध क्षेत्र है? ये हमारे जैसे जवाई बांध पाली में है। रोटू नागौर में। गुड़ा विष्णु जोधपुर। रामदेवरा जैसलमेर। जोड़बीड़ बीकानेर। देशनोक बीकानेर। तो ये खास खास है, इनको मैप में हम देखें तो हमारे बीकानेर में तो जोड़बीड़ देशनोक है। नागौर में हमारा रोटू है। रामदेवरा जैसलमेर में।
हमारे जोधपुर में बड़ा बिश्नोई है, जवाई बांध पाली में। तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख है, सारे तो नहीं है लेकिन प्रमुख है। परीक्षा में यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर खासकर। तो ये हमने बाह्य संरक्षण देख लिया। अब आता हमारा तो इंस्टीट्यू देख लिया। अब अपन देखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। पहला चीज आती है हमारे जंतुआलय। तो राजस्थान में कुल 5 जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय की बात करें तो राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है? जयपुर का। राम सिंह द्वितीय के द्वारा 1876 में रामनिवास बाग में इसको बनाया गया था। वर्तमान में देखें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, जहाँ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। बात करें उदयपुर की तो ये राजस्थान का दूसरा जंतु अभ्यारण्य या जंतुआलय। 1878 में गुलाब बाग में इसको स्थापित किया गया था। जो हमारा जयपुर वाला है उसको तो नाहरगढ़ कहते हैं, हमारा उदयपुर वाला उसको क्या बोलते हैं? सज्जनगढ़ कहते हैं। तीसरा हमारा बीकानेर आता है। इसकी स्थापना 1922 में की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये बंद है। फिर आता चौथा हमारा जोधपुर का। जोधपुर की स्थापना 1936 में की गई थी, वर्तमान में भी बंद है। जोधपुर वाला है, इसका नाम है माचिया सफारी। फिर हमारा कोटा है। तो कोटा की स्थापना 1954 में की गई थी। हमारा नानता नाम की जगह है वहाँ पे, नाम क्या है इसका? अभेड़ा। अब बात करें हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्क है जिनके अंदर जो हमारे हिरण है या मृग है उनको सुरक्षित करके रखा गया है। उनको हम क्या बोलते हैं? मृग उद्यान कहते हैं। यदि आप कभी सचिवालय आए हैं, सचिवालय हाई कोर्ट, तो सचिवालय हाई कोर्ट के पीछे हमारे क्या मृग उद्यान है। तो राजस्थान में कितने? 7 मृग उद्यान है। अशोक उद्यान हमारे जयपुर में, जो हमारा सचिवालय और जो हाई कोर्ट है उसके पीछे। संजय उद्यान हमारे जयपुर के अंदर है। अमृता देवी जोधपुर में, माची सफारी जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। तो ये हमारी खास जगह है जहाँ पे क्या मृग उद्यान बनाए गए। अब इनको हम क्या मैप में भी देख लेते हैं। जयपुर में हमारे कौन सा? अशोक उद्यान है, संजय उद्यान। हमारा जोधपुर है, जोधपुर में अमृता देवी है, माची सफारी। अजमेर में पुष्कर। जो उदयपुर है, उदयपुर में हमारा कौन सा है? सज्जनगढ़। और दुर्ग तो राजस्थान के प्रमुख मृग उद्यान है। अब जीवों के बारे में बात करें कुछ तो जीव जैसे हमारे चिंकारा। 1981 में चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। चिंकारा को क्या राज्य पशु घोषित किया गया था? वैज्ञानिक नाम इसका गजेला है। अब चिंकारा की जो एंटीलोप प्रजाति है वो राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी? एंटीलोप प्रजाति। हमारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरुद्यान अभ्यारण्य, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे चिंकारा के लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर आता हमारा गोडावन। तो गोडावन की बात करें तो गोडावन को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो इसका एड्रेटोटिस नाइग्रिसेप्स है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं या सोन चिड़िया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोने जैसी चीज लगती है। खासकर बात करते हैं हमारे जैसलमेर मरुद्यान है, अजमेर में सांकलिया है, बारा में सोरसन, यहाँ पे ये सब ज़्यादा पाई जाती है। इनका एक प्रजनन केंद्र जोधपुर में, जैसलमेर में और बारा में 3 जगह खोले गए। इनके प्रजनन केंद्र जोधपुर, जैसलमेर, बारा तीनों जगह खोले गए। और ये कैसे है? संकटकालीन प्रजाति है। राज्य सरकार के द्वारा इसके संरक्षण के लिए क्या है 2014 में गोडावन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारा राज्य पक्षी है। फिर आता गागरोनी तोता। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिन पैराकीट है। इसे हीरामन तोता भी कहता है। खास बात इसकी ये है कि मानव आवाज़ की हूबहू नकल करने वाला पक्षी है। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे वन विभाग के द्वारा क्या हर जिलों को एक शुभंकर दिया गया है। उन शुभंकर के आधार पर वन्य जीवों का एक एक शुभंकर है। जैसे मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आपको ये चित्र काफ़ी सुंदर देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमारे क्या जो हमारे संभाग के अनुसार बने हुए। सबसे पहला आता है, आप देखेंगे जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में हमारा पहला जिला है जयपुर। जयपुर का शुभंकर है तो जयपुर का शुभंकर हमारा कौन सा है? चीतल है। चीतल की बात करें तो चीतल को आप देख सकते हैं, ये हमारे चीतल है। फिर अगला आता है हमारा दौसा जिला। दौसा जिले का शुभंकर हमारा खरगोश है। खरगोश तो आपने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ होगा, तो हमारे खरगोश है। तीसरा जिला हमारा अलवर है। अलवर का शुभंकर हमारा सांबर है। सांबर भी आपने देखा है, ये सांबर देख लीजिए, सांबर सामने। फिर हमारा सीकर है। सीकर का शुभंकर हमारा शाहीन या बाज है, तो बाज देख सकते हैं। फिर हमारा झुंझुनू है। तो झुंझुनू का हमारा काला तीतर है, तो काला तीतर भी आप देख रहे हैं आज। फिर हमारे अजमेर संभाग की बात करते हैं। अजमेर संभाग में हमारे अजमेर आता है।
अजमेर में हमारे खड़मोर है, इसका शुभ अंक है, तो खड़मोर देख रहे हैं आप। फिर नागौर की बात करते हैं, नागौर में हमारा राजहंस है, तो राजहंस आप देख रहे हैं ये। फिर आगे हमारा आता टोंक, टोंक में हंस है, तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया अरे, तो वो हंसों का जोड़ा आप देख सकते हैं, इन्हीं के जोड़े में इसीलिए लगाया जाता है। फिर बात करें क्यों, क्योंकि जोड़े में ही रहते हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में मोर है, तो मोर भी आप देख चुके हैं। फिर भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर में हमारे साइबेरियन सारस है, जो आप देख सकते हैं, साइबेरियन सारस है। धौलपुर में हमारे पक्षीरा है, जिसको इंडियन स्क्रीमर कहते हैं, तो ये देख सकते हैं। करौली का मगरमच्छ है, तो करौली का मगरमच्छ भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर है। सवाई माधोपुर का बाघ है, टाइगर है, तो टाइगर भी आप देख सकते हैं। फिर हमारे कोटा संभाग की बात करते हैं, कोटा संभाग में कोटा आता है, तो कोटा की बात करते हैं, कोटा में उदबिलाव है। बूंदी की बात करें तो बूंदी में सुरखाब है, तो सुरखाब भी आप देख सकते हैं। फिर बारह आता है, बारह में मगरमच्छ है, वापस मगरमच्छ लाए हैं आपके लिए। झालावाड़ में गागरोनी तोता है, तो गागरोनी तोता भी देख रहे हैं आप। फिर हमारे बीकानेर, बीकानेर में बीकानेर जिले की बात करते हैं, यहाँ बट ये रेत का तीतर है, तो आप रेत का तीतर भी देख रहे हैं। फिर चूरू में काला हिरण है, काला हिरण भी देख लिया आपने। हनुमानगढ़ की बात करते हैं, छोटा किलकिला जिसको किंगफिशर भी कहते हैं, ये देख रहे हैं। और किंगफिशर की बात करें तो इसको जो हमारे दशहरे के दिन देखना काफ़ी शुभ माना जाता है। फिर श्रीगंगानगर में चिकारा है, ये जिसको चिंकारा भी कह सकते हैं। उदयपुर की बात करें, उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर में हमारे कब्र बिज्जू है, तो कब्र बिज्जू देख रहे हैं आप। डूंगरपुर में जांगिल है, तो ये जांगिल है, ये ध्यान रखना, जांगिल को जाहिल से कन्फ्यूज ना करें। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में जल पीपी है, पानी के अंदर ये जल पीती है। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी है, तो उड़न गिलहरी आप देख सकते हैं। इसमें क्या इनके हाथ और पैर दोनों की त्वचा क्या काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, तो जब वो एक डाली से दूसरी डाली पे कूदती है तो पंखों का आकार ले लेती है, तो ऐसा लगता है हमें गिलहरियाँ उड़ रही है। फिर चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा है, चौसिंगा आप देख सकते हैं, इसमें 4 सींग है। राजसमंद में भेड़िया है, तो भेड़िया हम देख सकते हैं। तो जोधपुर संभाग की बात करें तो हमारे जैसलमेर में गोडावन है, तो गोडावन पक्षी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। बाड़मेर में हमारा लोमड़ी है, तो लोमड़ी कितनी सुंदर है। जालौर में हमारा भालू है। सिरोही में हमारा जंगली मुर्गा है। और जोधपुर में हमारा कुरंजा पक्षी है, तो कुरंजा पक्षी भी देख सकते हैं। पाली में हमारा क्या है, तेंदुआ है, तो तेंदुआ काफ़ी सुंदर है, जिसको लेपर्ड भी कहते हैं। तो इस तरह हमने हर जिले के जो शुभंकर है जीव उनको देख लिया है। अब आगे हम बात करेंगे कैलाश सांखला के बारे में। किसके, कैलाश सांखला के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है ये, और इनका संबंध वन्य जीवों के या बाघ के संरक्षण के लिए रखा गया है। इन्हें क्या कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसीलिए इनको 1992 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, और राजस्थान रत्न 2013 में इनको दिया गया था। तो ये टाइगर के मैन के नाम से प्रसिद्ध है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला के द्वारा लिखी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, जैसे टाइगर लैंड, द टाइगर रिटर्न ऑफ द टाइगर, तो बहुत सारी, द रिटर्न ऑफ टाइगर, तो इस तरह बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान से संबंधित जितने वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव आखेट निषेध केंद्र, मृग उद्यान, तो सभी के बारे में सारी जानकारी ले ली है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।